कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा घर बना रहे हैं जिसकी दीवारें चमकदार हैं, लेकिन नींव ही नहीं है। घर बाहर से शानदार दिखता, लेकिन जैसे ही पहला तूफान आता है, सब ढह जाता है। यही हुआ यूरोप की साझा मुद्रा यूरो के साथ। जब वैश्विक आर्थिक संकट 2008 में आया, तो छिपी हुई दरारें फट गईं और आधुनिक इतिहास के सबसे खतरनाक आर्थिक संकटों में से एक सामने आया यूरोजोन ऋण संकट। यूरो 2091 में शुरू किया गया था ताकि यूरोप को एकजुट किया जा सके। अब न तो अलग अलग विनिमय दरों का झंझट, न ही मुद्रा युद्ध, सभी के लिए एक ही मुद्रा। यह विचार शानदार लगा। व्यापार आसान होगा, वैश्विक स्तर पर मोलभाव की ताकत बढ़ेगी और यह यूरोपीय एकता का प्रतीक बनेगा। लेकिन समस्या यह थी, यूरोप की मुद्रा तो एक थी, लेकिन अर्थव्यवस्था एक नहीं थी। जर्मनी और नीदरलैंड जैसी अर्थव्यवस्थाएं अनुशासित बचतकर्ता और मजबूत उद्योगों वाली थीं। ग्रीस, पुर्तगाल और इटली की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर थीं, अधिक खर्च करती थीं और कर्ज पर निर्भर रहती थीं। आमतौर पर कमजोर अर्थव्यवस्थाएं अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके प्रतिस्पर्धा बनाए रखती हैं, लेकिन यूरो के तहत यह विकल्प खत्म हो गया। सभी को एक जैसी विनिमय दर से बंधना पड़ा। दक्षिणी यूरोप के लिए यूरो का मतलब था ब्याज दरों का अचानक गिरना। अचानक ग्रीस, स्पेन और इटली, जर्मनी जितनी सस्ती दर पर उधार लेने लगे। बैंक खुश होकर कर्ज बांट रहे थे, मानो यूरो ने हर देश को सुरक्षित बना दिया हो। इससे दो खतरनाक आदतें पैदा हुईं। सरकारें बहुत अधिक कर्ज लेने लगीं। ग्रीस ने सरकारी नौकरियों, पेंशन और यहां तक कि 2004 के ओलंपिक पर जमकर पैसा खर्च किया, सब कर्ज से। निजी क्षेत्र ने भी खूब कर्ज लिया। स्पेन और आयरलैंड में सस्ते कर्ज ने आवास बाजार में भारी बुलबुला पैदा किया। ऋण का स्तर आसमान छूने लगा, लेकिन चेतावनी देने के बजाय सभी स्थानीय नेता से लेकर बड़े बैंक तक इस उछाल का जश्न मना रहे थे। यूरोप के पास नियम भी थे, जैसे मास्ट्रिक्ट संधि, जो कहती थी कि घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3% से नीचे और कर्ज 60% से नीचे होना चाहिए। लेकिन कई देशों ने इन नियमों को नजरअंदाज किया और यूरोपीय संघ चुपचाप देखता रहा। कुछ देशों ने तो धोखा भी किया। ग्रीस ने वॉल स्ट्रीट बैंकों की मदद से जटिल वित्तीय तरकीबें अपनाई ताकि असली घाटा छिपाया जा सके। 2000 के दशक के अंत तक यूरोप छिपे हुए कर्ज के बारूद के ढेर पर बैठा था। फिर आया 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट। बैंक ढह गए, अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ गईं और अचानक निवेशक पूछने लगे, क्या ये देश सचमुच अपना कर्ज चुका पाएंगे? सबसे पहले ग्रीस पर रोशनी पड़ी। 2009 में उसने माना कि उसका घाटा 6% नहीं, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद का 12.5% था। विश्वास रातों रात गायब हो गया। उधार लेने की लागत आसमान छूने लगी और ग्रीस डिफॉल्ट की ओर बढ़ने लगा। ग्रीस लड़खड़ाया तो निवेशकों ने बाकी कमजोर देशों को भी घेर लिया। स्पेन का आवाज बुलबुला फूट गया। आयरलैंड के बैंकों को भारी मदद चाहिए थी। पुर्तगाल और इटली को भी बड़े घाटों का सामना करना पड़ा। इससे एक जानलेवा चक्र शुरू हुआ। सरकारें कर्ज में डूबीं। बैंक उन्हीं सरकारों का कर्ज पकड़े हुए थे। अगर सरकारें डिफॉल्ट करती तो बैंक ढह जाते, और अगर बैंक ढहते तो सरकारों को उन्हें बचाने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता। यह था एक वित्तीय मौत का चक्र। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे असली लोग थे। ग्रीस में बेरोजगारी 27% तक पहुंच गई और युवाओं में 50% से भी ऊपर। स्पेन में परिवारों ने अपने घर खो दिए क्योंकि आवास बाजार ध्वस्त हो गया। आयरलैंड में हजारों नौजवान रोजगार की तलाश में विदेश चले गए। यूरोप की सपनों की मुद्रा लाखों लोगों के लिए एक दुःस्वप्न बन गई। पूरी तबाही रोकने के लिए यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक, जिसे ट्रॉयका कहा गया, बड़ी मदद लेकर आए। सिर्फ ग्रीस को ही 240 अरब यूरो से ज्यादा की सहायता मिली, लेकिन इस मदद के साथ कठोर शर्तें थीं। पेंशन में कटौती, सरकारी वेतन घटाना, सरकारी कंपनियों को बेचना। इससे देश तो डूबने से बच गए, लेकिन जनता भड़क उठी। बहुतों ने कहा, यूरोप बैंकों को बचा रहा है, लोगों को नहीं। संकट 2012 में चरम पर था, जब डर था कि ग्रीस यूरो से बाहर हो जाएगा, जिसे ग्रेक्सिट कहा गया। तभी यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष मारियो ड्रागी ने ऐतिहासिक वादा किया, हम यूरो को बचाने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। इसके बाद बैंक ने सरकारी बॉन्ड खरीदने के कार्यक्रम शुरू किए। बाजारों को भरोसा मिला, दहशत घटी और धीरे धीरे स्थिरता लौट आई। यूरो बच तो गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से। इस संकट ने 3 बड़े सबक दिए।
एक मुद्रा और कई अर्थव्यवस्थाएं खतरनाक हैं। अगर साझा राजकोषीय नीति न हो तो असंतुलन बढ़ता है। कर्ज की पारदर्शिता जरूरी है, छिपे घाटे भरोसा तुरंत तोड़ देते हैं। सख्ती यानी ऑनस्टेरिटी हर मर्ज की दवा नहीं है। ये बजट सुधार सकती है, लेकिन समाज को तबाह कर सकती है। आज भी इसके निशान बचे हैं। ग्रीस की अर्थव्यवस्था अब भी संकट से पहले से छोटी है और यूरोपीय संस्थाओं पर भरोसा गहरा आघात झेल चुका है। यूरोजोन ऋण संकट दरअसल एक परीक्षा थी, एकता, अनुशासन और अस्तित्व की। यूरोप तब तो बच गया, लेकिन सवाल अब भी बना है, जब अगला तूफान आएगा क्या यूरो उसे झेल पाएगा? अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।